Hello friends, let's start discussion CA फाउंडेशन जनवरी 25 MTP सीरीज 1 का सॉल्यूशन। आज ही इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन पब्लिश किया है और बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट डिटेल्स में, और इतने बेहतर तरीका से समझाऊंगा कि जस्ट ये रिवीजन वीडियो ही आपको एग्जाम में रिकॉल करेगा एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। ये फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 अकाउंटिंग ट्रू फॉल्स, जैसे कि आपको पता ही है 6 क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स के, 2 मार्क्स ईच। ट्रू फॉल्स तो आपको लिखना ही है बेटा, साथ साथ में आपको रीजन भी बताना है, रीजन भी जरूर से लिखिएगा। ओनली ट्रू फॉल्स करेक्ट लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स मिलेगा, और साथ में रीजन भी करेक्टली डालेंगे तो 1.5, दोनों मिलके 2 नंबर मिलेंगे। स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। A claim that an enterprise is pursuing through legal process where outcome is uncertain is a contingent liability। बेटा ये contingent assets contingent liability चैप्टर का है, तो यहाँ पे contingent assets liabilities में आपको सिखाया गया होगा कि कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई क्लेम चल रहा है जिसपे अगर आपको कुछ मिलना है, सर्टेन नहीं है, अगर आपको कुछ मिलने वाला है तो आप उससे बोलेंगे contingent assets। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कोई क्लेम किया है, कोर्ट वेट में कोई केस चल रहा है जो आपसे पैसा मांग रहा है, आपकी कंपनी के अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है, तो अगर आपको देना पड़ेगा तो कंटिजेंट लायबिलिटी, और अगर आप क्लेम किए हो किसी के अगेंस्ट तो आपको पैसा मिलने वाला है कंटिजेंट एसेट्स। तो देखिए, अ क्लेम एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस, यानी आपकी कंपनी ने कोई क्लेम किया है थ्रू लीगल प्रोसेस, आउटकम इज अनसर्टेन, यानी आपकी कंपनी को पैसा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, अनसर्टेन, इनफ्लो हो सकता है, तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी है क्या? नहीं, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है। ये कंटिजेंट एसेट्स अगर अगेंस्ट इंटरप्राइज रहता, क्लेम अगेंस्ट आवर इंटरप्राइज, हमारे बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी हमारे लिए हो गया, बट हमारा बिजनेस ने किया है तो इसे बोलेंगे कंटिजेंट एसेट्स। तो बेटा ये एकदम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कोई ध्यान से नहीं पढ़ता है तो सोच लेता है कि आपके कंपनी के अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है। अ क्लेम एन इंटरप्राइज मतलब आप इस इंटरप्राइज के अकाउंटेंट हैं, इज परसुइंग, आपके कंपनी ने, आपके बिजनेस ने, आपके क्लाइंट ने परस्यू किया है क्लेम, किसी से पैसा पाना है, तो ये कंटिजेंट एसेट्स है। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट, द एरर्स विल बी कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग एंड ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। तो बेटा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो टाइप्स ऑफ एरर्स पे है और एक ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री ना एग्री, 2 बात है। तो पहले इसका जवाब मैं दे देता हूं, फिर इसके बाद ये 4 टाइप के एरर्स क्या क्या होते हैं, इस पे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो अगर एक से ज्यादा एरर हुआ है और एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, एरर को कैंसिल आउट, उसे कॉम्पेंसेटिंग एरर कहते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। ये तो सही है। एंड ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री नहीं, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, द ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ये दोनों क्वेश्चन ना बाउंसर ही है। पहला में तो आपको लगेगा कि ये कंटिजेंट लायबिलिटी है, बट वो कंटिजेंट एसेट्स, इसलिए ट्रू फॉल्स है ना बाबूजी, जरा बच के रहना, कब उठा के पटक देगा पता भी नहीं चलेगा। पहले वाले को तो बहुत कोई कंटिजेंट लायबिलिटी सोच लेंगे, था कंटिजेंट एसेट्स। सेकंड में 2 पॉइंट डाल दिया, अगर इफेक्ट्स ऑफ एरर कैंसिल आउट, एरर्स इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटिंग, ये तो सही है, बट ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ट्रायल बैलेंस तब एग्री नहीं होता है जब एक अकाउंट में गड़बड़ है, एक अकाउंट में गड़बड़ रहता है तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता है, अभी ट्रायल बैलेंस विल एग्री। तो ये फॉल्स है, इसका फर्स्ट पार्ट तो सही है, सेकंड पार्ट गलत है, तो आपको फॉल्स ही लिखना है। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन है सर क्या आंसर लिखे, फॉल्स लिखे, एक पार्ट फॉल्स एक पार्ट ट्रू, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बताते हैं। कभी कभी ऐसा एरर्स मिलेगा जो रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल को रेवेन्यू में डाल दिया, उसे कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और कुछ ऐसा एरर है, कोई ट्रांजैक्शन आपने लिखा ही नहीं, या तो लिखा एक अकाउंट पे लिखा दूसरे अकाउंट पे नहीं,
ऐसे एरर को कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। और बाकी का एरर, नाम में मिस्टेक, प्लस में मिस्टेक, माइनस में मिस्टेक, बीडी को सीडी लिख दिए, सीडी को बीडी लिख दिए, तो वो सारे एरर को बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। तो बेटा एरर्स ऑफ कमीशन, पहले एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पेंसेटिंग एरर। और एक बात ध्यान से रखेंगे, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर को क्लरिकल एरर कहते हैं। यस, ध्यान रखेंगे, ओमिशन, कमीशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर को क्लरिकल एरर भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत फेमस फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, स्टॉक एट द एंड अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस। बेटा ये तो सबने पढ़ा ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। क्यों ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है, ट्रायल बैलेंस पे क्यों नहीं आता है, आपने ट्रायल बैलेंस चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो जगह आप दिखाते हैं, अगर ट्रेडिंग बना रहे तो ट्रेडिंग पे और बैलेंस शीट पे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो एक ही जगह आएगा और वो एसेट है, इज ओनली बैलेंस शीट। बिल्कुल सही जवाब, ट्रू। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, it depicts that one aspect of and completed, hence it is taken only to balance sheet. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पे आ चुका है, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ना सेल ऑफ शेयर्स। क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है ना सेल ऑफ शेयर्स। ये सारे क्वेश्चन जो इस बार दिया है ना, सबको देख के लगता है कि अब यही आने वाला एग्जाम पे। बेटा जब शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करते तब उसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं, बट अगर आपने शेयर्स का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करके फिर से री इशू किया जाता है, उसको सेल ऑफ शेयर बोलते हैं, अलॉटमेंट नहीं। तो ये सेंटेंस गलत है। अ फॉरफिटेड शेयर्स इज अवेलेबल फॉर सेल एंड रिमेन वेस्टेड विद कंपनी फॉर दैट पर्पज। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज नॉट अलॉटमेंट बट ओनली सेल एज दे हैव बीन अलॉटेड अर्लियर। तो सेकेंड लाइन भी लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, both revenue and capital nature are recorded in receipts and payment। बेटा आपको पता है एनपीओ पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और अ बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में अपन क्या दिखाते हैं, एक साल में जो पैसे आए हैं और एक साल में जो पैसे जाते हैं। तो साल भर जितने पैसे आते हैं जाते हैं आरपी में दिखाते हैं। अपन को मतलब क्या है कि वो कैपिटल है ना रेवेन्यू है, सब कुछ आएगा, इस साल का ना अगले साल का। अगर आप 25 का आरपी अकाउंट बना रहे तो 25 में जो भी पैसा मिलेगा आप दिखाएंगे और जो भी पेमेंट करेगा वो दिखाएंगे। तो कैपिटल रेवेन्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आइटम्स आते। हाँ बेटा, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, इसे बनाते समय ओनली रेवेन्यू नेचर्स के आइटम्स आते हैं और कैपिटल बैलेंस शीट पे। सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, यस, कंपनी और इसके मेंबर शेयर होल्डर से कोई किस्मत कनेक्शन नहीं है, वन मैन बिजनेस पे होता है बेटा। इट्स कंटिन्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस डिस्पाइट डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज इन मेंबर्स, यस, ये तो आपके लॉ के टीचर्स पढ़ाए होंगे। तो शेयर होल्डर्स और कंपनी का कोई किस्मत कनेक्शन नहीं है, शेयर होल्डर डैश हो गया तो कंपनी भी मोए मोए होगा, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा। इसमें से पहला 2-3 क्वेश्चंस तो बेटा नजर हटी दुर्घटना घटी। तो पहला 2 क्वेश्चन जरूर से आपके इंटरप्राइज के क्लाइंट परस्यू कर रहा है लीगल प्रोसेस, तो वो पैसा मिलने वाला है अनसर्टेन कंटीजेंट एसेट। आपके कंपनी के अगेंस्ट, आपके बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने क्लेम किया है और वो लीगल प्रोसेस अनसर्टेन है तो कंटीजेंट लायबिलिटी। और बेटा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस डिसएग्री वाला देख लीजिएगा। तो ये 12 मार्क्स हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मनी मेजरमेंट मैजिक कंसेप्ट। इसके बारे में तो किसी को कुछ बताना ही नहीं, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वही बोलता है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे मनी में मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे तो उसका ट्रांजेक्शन्स, उसका रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि अपना सपना मनी मनी और आप सबका सपना भी मनी मनी। और भगवान जी से प्रे करता हूं कि आप सबका सपना में मनी 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 होलसेल में आए, प्रोवाइडेड आप मन लगा के पढ़े, फ्री का पैसा नहीं आना चाहिए। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी नॉट रिकॉर्डेड।
मैचिंग मैचिंग मैचिंग। बेटा अपन अकाउंटेंट है, अपन को हर एक साल का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होता है, तो किसी भी साल का रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को मैचिंग 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 टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। ऑल एक्सपेंसेस are matched with the revenue of that period only to be taken into consideration। रिकॉग्नाइज्ड मतलब इसी साल का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन सी तो न जाने कितने बार इंस्टीट्यूट डाल दिया है, इंस्टीट्यूट का दिल है कि मानता ही नहीं। लास्ट एग्जाम पे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन आया था, तो मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता हूँ, भगवान नहीं हो और पेपर सेटर नहीं हूँ, बट इस बार शायद क्या पता आपके इस तरह के इन्वेंट्री वैल्यूएशन का स्टोर लेजर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको फीफो मेथड अच्छी तरह से पढ़ना है, वेटेड एवरेज मेथड अच्छी तरह से पढ़ना है, और लीफो तो AS2 परमिट ही नहीं करता है। 1/1/24 को ओपनिंग स्टॉक नील, 1 जनवरी को 100 यूनिट्स 300 में खरीदा, 15 जनवरी को 50 यूनिट्स इशू कर दिया, 1 फेब को 200 यूनिट्स 400 में खरीदा, 15 फेब 20 फेब को, और इन्वेंट्री का वैल्यू चाहिए वेटेड एवरेज मेथड, अंडरलाइन कर लेंगे वेटेड एवरेज मेथड। पेपर सेटर फीफो भी पूछ सकता है। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हैं ना बेटा, एक वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करते, टोटल कॉस्ट जो हमारे गोडाउन में पुराना माल है उसका कॉस्ट प्लस नया खरीद के लाएंगे उसका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी। बस ये मंत्र याद रखिएगा और वेटेड एवरेज पे फुल मार्क्स पाइएगा। टोटल कॉस्ट बाई टोटल क्वांटिटी रेट कैलकुलेट कर लेंगे और गो डाउन पे इसी रेट पे माल दिखाएंगे, इसी रेट पे इशू करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक तो नील है, परचेज हुआ था बेटा 100 यूनिट्स 300 करके 30,000, इशू नहीं हुआ तो बैलेंस पे इतना। अब इशूड कर दिए 15 जनवरी को, 50 रेट तो 300, 15,000 माल बच गया 50 300 15,000, बस एक पॉइंट और 5 नंबर तक मिल सकता है। 1 फेब को 200 माल खरीदे 400 रुपया करके, 1 फेब को 200 खरीदे 400 करके 80,000, तो आपके गोडाउन में पहले से 50 था और 200 आ गया तो टोटल हो गया 250, और कॉस्ट को मिला लेंगे, पुराना कॉस्ट 15,000, नया कॉस्ट 80,000, टोटल 95,000, और टन से डिवाइड कीजिए 95,000 बाई 250, 95,000 डिवाइडेड बाई 250, तो रेट आ गया 380। अब बेटा 100 यूनिट इशू करेंगे 380 पे, आपके 250 से 100 गया 150 इंटू 380, फिर 100 यूनिट्स इशू करेंगे 380 पे, 150 से 100 गया 50 380 19,000, और बेटा ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 50 यूनिट 380 करके 19,000। अब बेटा क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड 20 मार्क्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पहला 20 में 20, और आपको पता होगा कि आपको 6 क्वेश्चन में से एनी 5 करना होता है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी करना ही पड़ेगा और बाकी के 5 में एनी 4 करना है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से सम्स का सिलेक्शन करना चाहिए सो डेट आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो जाए एग्जाम पे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। ये तो इंस्टीट्यूट का रोज का क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जिंदगी भर क्लाइंट का रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर तो जबरदस्त पढ़ के जाना है। और हमने रेक्टिफिकेशन पे 2 वीडियो बहुत अच्छा से बनाया है, एक ओनली कंसेप्ट का वीडियो और दूसरा आरटीपीस और एमटीपीस का, जरूर से देखना। ये एमटीपी तो अभी आया है तो ये उस वीडियो में कवर्ड नहीं था, इसके पहले के सारे आरटीपीस एमटीपीस कवर्ड है, और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगता आ सकता है वो भी डिस्कस किया, तो जरूर से देखना आप लोग। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यस रेक्टिफिकेशन में हमेशा स्टेज देखना, नजर हटती 10 मार्क घटी आपके मार्कशीट से। तो रेक्टिफिकेशन में 3 स्टेज होता है बेटा, एक तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड तीसरा आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। स्टेज 3 का 2 पॉइंट है, आफ्टर फाइनल अकाउंट भी बोल सकता है या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है।
जिसमें स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज वन पे क्या होता है ना, वन साइडेड एरर रहेगा, एक अकाउंट में गड़बड़ रहेगा तो आप डायरेक्टली डेबिटेड क्रेडिटेड लिख देंगे, और बोथ साइडेड है तो आप करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री करके जाएंगे। और बस इतने ही है। द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ सरस्वत एंड सन्स गिव जनरल एंट्रीज टू करेक्ट। आप जरूर 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 से रेक्टिफिकेशन का 2 लेक्चर, एक एक घंटा का ही है, और बेटा क्या पता 10-12 मार्क्स उधर से मिल जाए। फुल कंसेप्ट वीडियो 1 पे एंड वीडियो 2 पे ऑल आरटीपीज एमटीपीज, जस्ट जनवरी 25 वाला आरटीपीज अलग से शूट कर रहा हूं मैं। देखिए, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज 20,000 रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। बेटा जब इस तरह के क्वेश्चंस आते ना तो आप लोग को करेक्ट एंट्री रफ में कर लेना चाहिए। कोई नया एंट्रीज आ गया तकलीफ लगता है तो करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस 20,000, इसका एंट्री होता है बेटा फर्नीचर टू बैंक ही लिख लेता हूँ, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा कैश में देंगे तो मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। मोदी जी कहते हैं बैंकिंग चैनल से दो, ठीक है। डेबिटेड टू परचेज बुक, तो परचेज टू बैंक लिख दिया आपने। ओके, अब यहाँ पे बेटा बैंक सही है, परचेज चाहिए और फर्नीचर चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं, और परचेज को हटाना है तो करेक्ट एंट्री हो जाएगा फर्नीचर टू परचेज। करेक्ट एंट्री विल बी फर्नीचर टू परचेज। और नरेशन में क्वेश्चन पेपर कोई छाप देना है, बीइंग परचेज फर्नीचर रॉन्गली रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, तो आप एग्जाम में ये आंसर दिखाने वाले हो। एन अमाउंट ऑफ 3,000 ड्यू फ्रॉम सत्यम रिटेन ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर। सत्यम बाबा से पैसा पाना था, सत्यम बाबा ने बोला कि हम सत्यम शिवम सुंदरम, पैसा नहीं देंगे हम, तो क्या करेंगे आप, बैड डेट लिख दिए। रिकवर्ड, इस साल पैसा मिल गया, एंड विच हैड बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ सत्यम। डूबा हुआ पैसा मिलने से अपन एंट्री लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। बट हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या लिख दिए, कैश टू सत्यम। तो बेटा कैश सही है, बैड डेट रिकवर्ड चाहिए और सत्यम नहीं चाहिए, तो बैड डेट रिकवर्ड चाहिए तो क्रेडिट में लिख देंगे बैड डेट रिकवर्ड, और सत्यम नहीं चाहिए, क्रेडिट है तो हटाने के लिए डेबिट, सत्यम टू बैड डेट रिकवर्ड, सत्यम टू बैड डेट रिकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर रिपेयर मेड टू बिल्डिंग 18,500 डेबिटेड टू बिल्डिंग। बेटा कोई हेवी रिपेयर करेंगे जिससे बिल्डिंग का लाइफ बढ़ जाए, बिल्डिंग का परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाए तो कैपिटलाइज करते हैं। बाकी का जो रिपेयर होते हैं तो रिपेयर में डालते हैं। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का करेक्ट एंट्री होता है बेटा रिपेयर टू बैंक ही लिख लेता हूं, कैश भी लिख सकते हो, ये तो रफ वर्क है, बट इन्होंने लिख दिया बिल्डिंग टू बैंक या कैश। बिल्डिंग बैंक तो सही है, रिपेयर चाहिए, इन्होंने रिपेयर लिखा नहीं, तो चलो बेटा लिख देते रिपेयर डेबिट। बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग नहीं चाहिए, क्रॉस वाले को भगाना है, क्वेश्चन मार्क को बुलाना है, तो रिपेयर आ गया, बिल्डिंग भाग गया, तो एंट्री हुआ रिपेयर टू बिल्डिंग, वाह ग्रेट। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह रिमेन अनरिकॉर्डेड, वाह थैंक यू पेपर सेटर गिफ्ट, ये क्रिसमस गिफ्ट है, परचेज किया और इसका रिकॉर्ड नहीं किया, टन से लिख देंगे परचेज टू राम सिंह, और थैंक यू। नेक्स्ट, और एक गिफ्ट दे दिया, कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन डेबिटेड टू ऑडिट फी। बचपन से सीखते, जब हमने ये पेन पकड़ा कॉमर्स में, मालिक का घर का खर्चा ड्राइंग्स होता है, ऑडिट फी लिख दिया, इसका करेक्ट एंट्री होगा ड्राइंग्स टू बैंक, कैश कुछ भी लिख दो, और लिख दिया इन्होंने क्या, ऑडिट फी टू बैंक कैश, कुछ भी लिख दो।
अब देखो बैंक करेक्ट है, बैंक इन्होंने तो लिखा ही है, ड्राइंग्स चाहिए, इन्होंने नहीं लिखा, लिख दो ड्राइंग्स। ऑडिट फी नहीं चाहिए, डेबिट है, भगाने के लिए क्रेडिट, तो ड्राइंग्स टू ऑडिट फी, ड्राइंग्स टू ऑडिट फी। नेक्स्ट है बेटा रिसीव फ्रॉम, received 4,500 from Kanika, credited to Anita। कनिका से पैसा मिला, एंट्री होता है कैश टू कनिका, करेक्ट एंट्री। क्रेडिटेड टू अनीता, कैश टू अनीता। अब हमें कैश चाहिए, कैश इन्होंने लिखा, वाओ। अब हमें कनिका क्रेडिट में चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं, तो हम लोग कनिका लिख लेंगे, कनिका, कनिका। और अनीता कहां से आ गई क्रेडिट में? तू भाग जा मेरी नजरों से। फॉरगिव मी अगर किसी का नाम अनीता है, तो मैं तो वो नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे अनीता का क्या काम है? जाओ क्रिसमस पार्टी वर्टी करो भाई, आप यहाँ क्या कर रही हो? अनीता टू कनिका 4,500। कनिका तो खुश हो जाएगी, बुला रहे, और अनीता नाराज हो जाएगी। प्लीज बेटा ऐसे नहीं सोचना। अनीता टू कनिका। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। गुड्स 8,900 रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, टेकन इनटू इन्वेंट्री, नो एंट्री मेड। वाओ, वंस अगेन थैंक यू पेपर सेटर अंकल। सेल्स रिटर्न हुआ, उसका एंट्री नहीं किया, तो डायरेक्ट लगा देंगे सेल्स रिटर्न टू डेटर्स या रिटर्न इनवर्ड टू कस्टमर। नेक्स्ट 7,500 पेड वेजेस फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर का है, वेजेस में डाल दिया। ये तो आप लोग पढ़ पढ़ के तो एकदम थक ही गए होंगे, डायरेक्ट फर्नीचर टू वेजेस में डाल देंगे। नेक्स्ट सैलरी 1,800 पेड टू क्लर्क, डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, सैलरी क्लर्क को दिया, तो इसका एंट्री होता है सैलरी टू बैंक या कैश, और लिख दिया क्लर्क टू बैंक। तो बेटा सैलरी चाहिए, ओके, पहले जो राइट है बैंक, बैंक तो ठीक ही है, सैलरी चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं, क्वेश्चन मार्क लिख दो। क्लर्क नहीं चाहिए, तो सैलरी टू क्लर्क, डेबिट को क्रेडिट कर दो, सैलरी टू क्लर्क। नेक्स्ट अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव 20,000 पास थ्रू सेल्स बुक। बेटा बस ये लास्ट है रेक्टिफिकेशन का। आपको अगर आप चैंप हो तो बहुत अच्छा है, अगर तिनका सा भी डाउट होगा रेक्टिफिकेशन में तो रिक्वेस्ट बेटा 10 नंबर का बात है, आप यूट्यूब पे जाकर आप प्रेरणा ट्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पे रिवीजन वन शॉट रेक्टिफिकेशन जनवरी 25 के लिए मैंने बनाया है, आप पूरा अच्छी तरह से देखना। और 1 घंटा का आप 1.5 में देखोगे तो आपका 30 मिनट्स 40-50 मिनट्स पे 30-40 मिनट्स पे हो जाएगा। और आरटीपीज एमटीपीज भी कर लेना बेटा, 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ऐसा ट्रांजैक्शन इतना समझाया गया उसमें, क्या जो मैं बोलूं, फिर समझाता हूं। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव, परचेज का एंट्री होता है परचेज टू राघव, कितना 20,000। परचेज टू राघव रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, मैंने चिल्ला चिल्ला कर समझाया था, बुक में रिकॉर्डिंग एंट्री करने से डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। सेल्स बुक में एंट्री कर दिया तो राघव टू सेल्स डाल दिया 20,000, राघव टू सेल्स 20,000। अब क्या क्या करना है, मेरे को परचेज डेबिट में चाहिए, लिखा नहीं, लिख लो 20,000। मेरे को राघव क्रेडिट में चाहिए, लिखा नहीं, लिख लो 20,000। मेरे को जो चाहिए था वो आ गया, राघव डेबिट में नहीं चाहिए तो राघव को क्रेडिट कर दो 20,000। सेल्स तू क्या करता है, तेरा भी काम नहीं, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो 20,000। 2 बार राघव राघव अच्छा नहीं लगता है, तो डायरेक्टली 20 + 20 इज इक्वल टू 40। परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू राघव 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 राघव, 10 मार्क्स मेरा है, दैट्स इट बेटा।
ये आपका 2A में रेक्टिफिकेशन हो गया। अब 2B 10 मार्क्स डेप्रिसिएशन के नाम पे इन्होंने दे रखे 10 मार्क्स। यस 2B बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ये हिटलिस्ट भी है। डेप्रिसिएशन है बेटा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों टॉपिक बहुत हिटलिस्ट है, आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। और रिवीजन वीडियो पे मैंने डेप्रिसिएशन पे भी बहुत अच्छा काम किया है, पूरा फुल डिटेल डेप्रिसिएशन पे, प्लस डेप्रिसिएशन के पास्ट पेपर्स भी, आरटीपीज एमटीपीज भी सोल्व किया, तो जरूर से देख लेना। अगर कंसेप्ट में थोड़ा कमी है तो, कमी नहीं है तो बिंदास आगे बढ़ो और यहाँ पे 10 मार्क्स लेते हैं। S. Chand and Associates purchase a machine 3,11,2021। ये एक मशीन खरीदा है आपने M1। अदर मशीन 4,50,000 परचेज 1,722 M2 ऑन 31 दिसंबर 23, यानी 21, 22, 23 थर्ड ईयर। मशीन परचेज ऑन 1/1/21 सोल्ड। मशीन परचेज ऑन 1/1/21 यानी M1 बेच दिया। M1 को 21 में यूज किया, 22 यूज किया, 23 साल भर यूज किया और बेच दिया। द कंपनी प्रोवाइड्स 15% WDV। ये जरूर से आप लोग देखना, ये मेथड जरूर से देखना, SLM है ना, WDV 15%। द कंपनी क्लोजेज इज अकाउंट्स 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो बेटा दो जगह से नजर हटी, 10 नंबर घटी। फर्स्ट इज मेथड, जरूर से देखना। SLM WDV नॉर्मली ये होता है, और भी कोई मेथड हो सकते हैं। और अकाउंटिंग ईयर अब की बार दिसंबर। और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सम पूछ दिया ना तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। क्यों? मशीनरी अकाउंट में दो ही एंट्री, खरीदेंगे तो मशीन टू बैंक और बेचेंगे तो डिस्पोजल टू मशीनरी, दो ही एंट्री। परचेज करेंगे तो एसेट टू बैंक, और जब बेचेंगे तो उसका कॉस्ट को लिख देंगे एसेट डिस्पोजल टू एसेट। और 10 नंबर में 2-3 नंबर तो इधर आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो देखिए आपने 1 जनवरी 21 को खरीदा इन द बुक्स ऑफ एस चांद एंड एसोसिएट्स मशीनरी में 2 बैंक, 3 लाख बाई बैलेंस CD, 2 बैलेंस BD। फिर नेक्स्ट ईयर 1722 को और एक मशीन खरीदा, तो मशीन में लिख देंगे 2 बैंक। तो आपके पास 3 लाख का पहले से था, 450 और आ गया 750 और 31 दिसंबर को आपने बेच दिया, तो बाई मशीनरी डिस्पोजल 450 का बच गया और खत्म। बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भगवान जी से मनाइए कि आप क्वेश्चन आओ और हमें बिंदास फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने के पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री, यहाँ पे दो ही एंट्री होता है, एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन के लेजर में बाई डेप्रिसिएशन, और जब बेचते हैं, जब सेल करते हैं, तो जिस मशीन को बेचेंगे उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन टू मशीनरी डिस्पोजल। तो हर एक साल एक ही एंट्री लगेगा बेटा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो प्रोविजन के लेजर में भाई और डेप्रिसिएशन। इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो मैंने वर्किंग नोट बनाया है मशीन 1 का। 1121 में 3 लाख में खरीदे थे, 3121 पे 15% डेप्रिसिएशन 45,000, फिर 1122 में ओपनिंग वैल्यू, फिर 31/12/22 में 15% इस पे लगेगा, फिर 1123, 31/12/23 पे फिर 15% और WDB 184,238। और आपने बेचा है इस एसेट्स को, कितना में बेचा है? 150 में बेचा है, तो आपका ये लॉस हो गया। 184,238 का एसेट्स 150 में बेचा, तो 34,238। और एक मशीन खरीदा था M2
1722 को कॉस्ट था 450, 1722 को, तो फिर दिसंबर तक डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का लगेगा और फिर ये वैल्यू आ गया और 31 दिसंबर को इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन के लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही एंट्री लगाना है बेटा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो प्रोविजन में पहला साल M1 ही था, तो बाई डेप्रिसिएशन टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD। नेक्स्ट ईयर 22 में दो मशीन आ गया, मशीन 1 का 38,250 और मशीन 2 का 33,750, तो बाई डेप्रिसिएशन टू बैलेंस CD, फिर नेक्स्ट ईयर बाई बैलेंस BD। और 23 के लास्ट में भी 2 बार डेप्रिसिएशन, जिसको बेचा है उसका भी डेप्रिसिएशन और जो बचा है इसका भी डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन दोनों आ गया। और यहाँ पे टू मशीन डिस्पोजल लिखेंगे। मशीन डिस्पोजल, जब एसेट्स बेचते हैं तो जिस एसेट्स को बेचा उसका डेप्रिसिएशन डिस्पोजल से उड़ी रे, तो प्रोविजन टू मशीन डिस्पोजल। कितना डेप्रिसिएशन आएगा M1 का? M1 का देखो डेप्रिसिएशन, पहला साल 45,000, ये अकाउंट से हट जाएगा। दूसरा साल 38,250, तीसरा साल 32,513, 45,000 गया, 38,250 गया, 32,513 गया, 115,763 गया 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 और जो बच गया वो एसेट्स बचा है बाई बैलेंस BD। और मशीन डिस्पोजल में तो कुछ काम ही नहीं है, क्यों? क्रॉस एंट्री, मशीन अकाउंट पे बाई डिस्पोजल लिखा, डिस्पोजल पे टू मशीन, प्रोविजन पे टू मशीनरी डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल पे बाई प्रोविजन। तो 2 एंट्री तो देखकर बताओ, लॉलीपॉप 10 मार्क्स इंस्टीट्यूट तो ऐसा पेपर डाला तो बस लॉटरी लग गया। और बेचेंगे तो बाई बैंक और बाई लॉस, खत्म बेटा, 10 मार्क्स हजम। नेक्स्ट है बेटा 3A। 3A ये पार्टनरशिप का सम है, देखते हैं क्या क्वेश्चन सेट किया है। PQR is carrying partnership business for 3 to 1, decided to dissolve. ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का तो एकदम रामायण सुनो। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा, ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज रियलाइजेशन, एसेट्स बेचेंगे बैंक टू रियलाइजेशन, लायबिलिटीज पे करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, और कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स पे कर दिया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और खत्म। और कभी कभी एसेट्स हम लोग कोई पार्टनर एसेट्स लायबिलिटीज को दे देते, कोई भी एंट्री नहीं करना है। तो आइए, कैपिटल P का, Q का, सैंडरी क्रेडिटर्स, लोन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश। इस बार बैंक बैंक ना बोलियो, कैश कैश बोलियो। कैपिटल ओवरड्रॉन यानी R और S का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। इसके साथ गार्डनर वर्सेस मरे रूल बहुत फेमस है, 12 मार्क्स का दिया है। द एसेट्स रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, डेटर्स बेच दिया। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 7,800, फर्दर क्रेडिटर्स हैड टू बी मेड, और क्रेडिटर्स 18,000 पे करना है, जो है वो तो देना ही है और भी देना है। आर बिकेम इंसॉल्वेंट, हाय राम, आर इंसॉल्वेंट हो गया, नथिंग कुड बी रियलाइज्ड। गार्डनर वर्सेस मरे रूल, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश। एक बात बता रहा हूं, जैसे मशीन डिस्पोजल पे दिमाग नहीं लगा, कैश पे दिमाग नहीं लगाना। रियलाइजेशन पे क्या करते, पूरा चैप्टर का आइडिया दे देता हूं मैं बेटा। ऑल एसेट्स other than cash bank, all assets other than cash bank and all outsiders liabilities, पार्टनर लोन नहीं, घर वाले नहीं, बाहर वाले को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना। तो रियलाइजेशन में टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर। देखो एक लाइन से, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर। ऑल एसेट्स स्वाहा, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स लोन है तो क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, लोन टू रियलाइजेशन, बाई क्रेडिटर्स बाई लोन स्वाहा।
उसके बाद दूसरा काम, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को, सारे एसेट्स को बेचकर पैसा लाना है। कोई एसेट्स के बारे में नहीं बताया पेपर सेटर, एजम्पशन लीजिएगा और मान लीजिएगा कि ये रियलाइज हो गया। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, 4 एसेट्स, चप्पा चप्पा चारों का पैसा चाहिए। बेच दिया भाई, बेच दिया, चारों को बेच दिया। कैश टू रियलाइजेशन, तो बाई कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। ओके, ये ओके 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 ओके। और लाइबिलिटीज भी चप्पा चप्पा पेमेंट करना। पेमेंट नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, किसी का पैसा मार के थोड़ी ना भागना है। और पेपर सेटर ना हमेशा आपका ट्रिक खेलेगा, वो कुछ ना कुछ छिपा लेगा और हाइड एंड सीक गेम खेलेगा। तो बेटा लाइबिलिटीज को चुन चुन के देना, नहीं तो ऊपर से राम जी देख रहे हैं, पाप लगेगा। क्रेडिटर्स लोन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्रेडिटर्स लोन फिर भी अपने मन से मानेंगे, दे दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक तो 36,000 और एक 18,000, टू कैश मॉर्गेज लोन। और डिसोल्यूशन का खर्चा भी हुआ है 7,800 और ये खत्म। अब रियलाइजेशन लॉस आ गया, पीएसआर में बांट दिया। तो पार्टनर्स का कैपिटल बनेगा, बाई बैलेंस बीडी, 2 का क्रेडिट बैलेंस था, 2 का डेबिट बैलेंस। अब जीएम रूल का 2 बात ध्यान से सुनना। जीएम रूल में क्या बताया गया है कि अगर रियलाइजेशन लॉस होता है तो सोल्वेंट पार्टनर, अमीर लोग जितना रियलाइजेशन लॉस है पैसा लाएंगे। तो कौन गरीब? आर गरीब। तो कौन कौन अमीर? पी क्यू, आर तो गरीब है, एस ये लोग अमीर है। इन लोग का रियलाइजेशन लॉस आ गया था इतना, इन लोग पैसा लेकर आएंगे बाई कैश, बाई कैश। आर तो बेचारा कंगाल है। ये जीएम का रूल नंबर 1, अगर आप अच्छा से नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, बड़ा बहुत आसान है। और मेरा कल परसों वीडियो भी आने वाला है, डिसोल्यूशन और पीस मील। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम लॉस मेथड का क्वेश्चन आना चाहिए या जीएम रूल का। तो जीएम रूल तो है ही, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का भी मेरा रिवीजन वीडियो आ रहा है 2-3 दिन के अंदर, क्रिसमस गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। जीएम रूल फर्स्ट क्या है, जो सोल्वेंट पार्टनर, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट हो डेबिट हो वो भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। सोल्वेंट पार्टनर जितना लॉस हुआ पैसा लाने का है, ला दिया। दूसरा रूल, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, इंसॉल्वेंट पार्टनर आर का जो कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस है वो सोल्वेंट पार्टनर क्रेडिट बैलेंस। आर का जो बैलेंस है, आर का जो बैलेंस है कैपिटल में देखो ना, और गरीब है 1,000 इधर, 20,000 इधर, 21,060, 21,060 नेगेटिव बैलेंस कौन लाएगा? सोल्वेंट पार्टनर। सोल्वेंट पी है, क्यू है, एस है, हैविंग क्रेडिट बैलेंस, हैविंग क्रेडिट बैलेंस ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना। पी का तो क्रेडिट है, क्यू का ओके, किसका डेबिट था बेटा? एस का डेबिट है। तो पी का तो क्रेडिट है, पी लाएगा, क्यू लाएगा, एस नहीं लाएगा। तो आर का जो नेगेटिव बैलेंस है, आर जो पैसा ला नहीं पाया वो सोल्वेंट पार्टनर क्रेडिट बैलेंस। सिर्फ सोल्वेंट अमीर होने से नहीं होता, दिल भी होना चाहिए। हम दिल दे चुके, सनम बोलने से नहीं होगा। तो एस ने, एस का पैसे वाला है पर दिल नहीं, कंजूस है, उसका डेबिट बैलेंस है, तो एस बियर नहीं करेगा। कौन बियर करेगा? ओनली पी एंड क्यू। याद रखना एग्जाम में किसी का गम कौन बांटते हैं? अमीर प्लस दिल वाले। दुल्हनिया लेके नहीं जाएंगे, दिल वाले किसी का गम बांट के जाएंगे। अमीर कौन? पी क्यू एस, एंड दिल वाले कौन है? पी एंड क्यू। तो आर का जो भी बैलेंस है पी एंड क्यू बियर करेगा। कौन सा रेशियो में? खुशी होता तो पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, ये तो गम है तो पहले तू, पहले तू, पहले तू। तो जीएम रूल में क्या बोला गया है? कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स कैपिटल रेशियो में, करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल फिक्स्ड है फिक्स कैपिटल रेशियो में, और फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। एडजस्टेड कैपिटल रेशियो ये क्या होता है सर? अरे बेटा एडजस्टेड कैपिटल रेशियो मतलब
आपका कैपिटल, आपका पीएल रिजर्व प्लस माइनस करना, ड्राइंग्स भी प्लस माइनस करना। तो देखते हैं पी और क्यू में क्या है। पी और क्यू में कुछ नहीं है, इसी रेशियो में बांट लेंगे। तो देख लेना देख लेना देख लेना, पी क्यू एस ब्रॉट इन कैश, और फिर एक वो नोट होगा, एज पर जीएम solvent partners have to bear insolvency in capital ratio. S is solvent, he cannot be called upon because he is having debit balance, 3:2 में bear कर देंगे। तो S के कैपिटल से कट जाएगा 12, P के कैपिटल से 12,636 और Q के 8,424, और इसका एंट्री भी हो जाएगा बेटा P 12,636, Q 8,424 टू R का कितना था 21,060। P और Q का कैपिटल कम जाएगा और R का, और जो बैलेंस आएगा कैश में दे देना, और ये S भी कैश लेकर आएगा, जो भी बैलेंस है कैश में लिख देना। और कैश अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखना, एकदम दिमाग नहीं लगाना। रियलाइजेशन पे देखना, 2 बार रियलाइजेशन पे आ जाएगा, और कैपिटल से देखकर, और ये टैली हो जाएगा। क्लोजअप स्माइल 12 मार्क्स, जरूर से पढ़ के जाना, या तो जीएम रूल या पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। आगे बढ़े। बी, मिस्टर दिलीप फर्निसेस फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दिया है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट 8 मार्क्स का, 2 एडजस्टमेंट। बहुत छोटा स्टडी मेट का सम है बेटा, इसमें सब जीएसटी का थोड़ा चक्कर है, फटाफट देख लेते। ट्रायल बैलेंस बेटा, जब ट्रायल बैलेंस देगा, फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो डेबिट में एक्सपेंसेस या एसेट होता है। तो डेबिट में जो आइटम आएगा या तो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में, और क्रेडिट में बेटा रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल। तो यहाँ पे जो रहेगा या तो ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट पे या बैलेंस शीट, कैपिटल तो बैलेंस शीट, परचेज, ये परचेज है ट्रेडिंग, ये सेल्स है ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग, सैलरी पीएल, एडमिनिस्ट्रेशन पीएल, फर्नीचर एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज, रिटर्न में हमेशा प्रॉब्लम होता है। तो बेटा परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये परचेज रिटर्न, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, ये तो डिस्काउंट अलाउड है पीएल का डेबिट में, और ये क्रेडिट है, इनकम है, इनकम में चला जाएगा। बैड डेट पीएल, इन्वेस्टमेंट एसेट, कैश एसेट, और जीएसटी इनपुट सीजीएसटी सरकार से पाना है एसेट, इनपुट एसजीएसटी सरकार से पाना है एसेट, आउटपुट सीजीएसटी सरकार को देना है लाइबिलिटीज, आउटपुट एसजीएसटी सरकार को हम लोग देंगे लाइबिलिटीज, आउटपुट आईजीएसटी सरकार को हम लोग देंगे लाइबिलिटीज। और ये सेट ऑफ होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, और मन लगा के पढ़ो बेटा, इंटर में आके आपको पूरा जीएसटी 50 मार्क्स का पढ़ाया जाएगा, मजा आएगा, मजा मजा। क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा, ट्रू फॉल्स में भी दिया था, वह बताया था। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो ट्रेडिंग पे आएगा और एसेट, और ट्रायल बैलेंस पे दिया है तो डायरेक्ट एसेट। अभी 2 जगह। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, एक तो पीएल और एक एसेट से माइनस। जीएसटी में एकदम बिंदास आपको दिखाने वाला हूं, आप देख लेना, और ये सम जरूर से पढ़ के जाना। जीएसटी लगा के पहली बार इंस्टीट्यूट सम पूछने वाला है, और पूरा ट्रेंडी है जीएसटी, छोड़ न जाना। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, ये सक जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल में ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट, ये सब सक जाएंगे। और बैलेंस शीट में कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ट्रेड पेबल, फर्नीचर वगैरह सक जाएंगे, इन्वेस्टमेंट। और ये जो देना है 6000, मैं बिंदास अभी आपको समझाने वाला हूं। आइए देखना, यहां पे जीएसटी आपको क्या क्या जीएसटी सरकार को देना है, लाइबिलिटीज क्या क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी।
इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ये लायबिलिटी है, सरकार पाएंगे आपसे CGST के नाम पे 24, SGST के नाम पे भी 24, CGST SGST बराबर होता है, और IGST के नाम पे 18,000। GST पे मैंने ना 2 लेक्चर बहुत प्रॉपर शूट किया है बेटा, और उसमें पूरे जर्नल एंट्रीज के साथ, और RTP में तो आपको पता ही है GST के क्वेश्चन दिए, आप RTP भी मेरा पढ़िएगा, जनवरी 25 का रिवाइज कीजिएगा, उसमें GST का अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप लोग जरूर से देखना। ये आपकी बार GST की बारी है। ये आउटपुट टैक्स सरकार को देना है, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सरकार आप CGST के नाम पे हमसे पाओगे 24 और हम पाएंगे आपसे 30। CGST 30 है तो 24 यहां से एडजस्ट कर लेना, आपको कुछ नहीं देंगे, ठेंगा देंगे। आप हमसे 24 पा रहे हो, हम आपसे 30 पा रहे, 6 और पा रहे, वो CGST में IGST से एडजस्ट हो जाएगा। और फिर इनपुट SGST 30,000 था, ये इनपुट CGST सरकार से काट लिए, इनपुट SGST था, SGST से काट लेंगे 24,000, तो ये भी नहीं देंगे, अभी भी 6,000 बच गया, IGST से काट लेंगे, तो IGST 18,000 देना था, 6,000 CGST का पैसा पा रहे थे, एडजस्ट कर लिए, और IGST SGST भी एडजस्ट कर लिए, तो 18 से 12 चला गया, बचा 6,000, तो यानी सरकार हमसे 6,000 पाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, सरकार से आप पा रहे हो 60,000, और सरकार आपसे कितना पा रहा है 24 प्लस 24 प्लस 18, सरकार आपसे पा रहा है 66,000, गवर्नमेंट पाएगा 66, आप पाएंगे 60, कट पीट, और IGST बच जाएगा 6,000। तो बैलेंस शीट में IGST लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे 6,000, और आप लोग बुक ने भी यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देना था 24, CGST से दे दिया, CGST खत्म, SGST 24 देना था, दे दिया खत्म, IGST 18,000 देना था, CGST SGST से दे दिया खत्म, 6,000। ये नोट आप लोग को यूज नहीं करना है। तो ये भी फाइनल अकाउंट और इसके साथ डिसोल्यूशन बोनस था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं अपन, 4 पे, न्यू स्टेट सोसाइटी शोड फॉलोइंग कैपिटल फंड, एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, बैंक, कैश, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। NPO का समय बेटा, टू बैलेंस BD, बैंक, कैश, एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक, पोस्टेज, टेलीफोन बुक, आउटस्टैंडिंग, टिक मार्क कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग इसमें गोल हो जाते हैं, ये लास्ट ईयर का है, पेड करेंट ईयर, पेड इन करेंट ईयर, रेंट, इन्वेस्टमेंट, सैलरी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन ही लग रहा है, इसलिए मार्क्स भी बहुत कम दिया, कंजूस है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आई अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 20,000 एडवांस। इसका ट्रीटमेंट जानते हैं ना, 20,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन से माइनस और लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन से माइनस और लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट में प्लस और लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस और लाइबिलिटीज, बुक को 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एडिशन बुक 1 अप्रैल को हुआ था, साल भर का लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फर्नीचर 10% सक जाएंगे, 60% ऑफ एंट्रेंस फी कैपिटलाइज, ध्यान रखना एंट्रेंस फी 60% कैपिटलाइज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 15% इंक्लूडिंग परचेज। तो चलिए, पेपर सेटर ने मेहरबानी किया, ओनली आई पूछा है, तो आई शुरू करते हैं। आई, तो आई में पहले इनकम साइड देख लेते, इनकम साइड एंट्रेंस फी 40% दिखाना है क्योंकि 60% कैपिटलाइज। देखिए
बाई एंट्रेंस फी 40% और मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 4 लाख, एडवांस था 20,000, तो 4 लाख से 20 माइनस 380। नेक्स्ट, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार, ओल्ड पेपर, पूरा इनकम दिखा देंगे। हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम दिखा देंगे। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर, हायर ऑफ लेक्चर हॉल पूरा इनकम दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो 16,000 मिला है और इन्वेस्टमेंट वगैरह बताया है, तो हिडन एडजस्टमेंट होगा। तो आइए देखते हैं एक बार इंटरेस्ट 16,000 देखते हैं। देखो बेटा, साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट 3 लाख था और इंटरेस्ट रेट 15%। 3 लाख पे 15% 45,000 तो मिलना ही चाहिए। और भी इन्वेस्टमेंट किए हो 80,000। कब इन्वेस्टमेंट किए? 1 अक्टूबर को। तो 80,000 पे 15% अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, तो 80,000 पे 15% तो 6,000, तो आपका 45 प्लस 6 51,000 इंटरेस्ट आना चाहिए। 51,000 इन्होंने क्या किया, उसको मारो गोली और इसको बना लो अपना। सो सिंपल, 3 लाख पे साल भर का, इस पे इतना। हाँ, और रिसीव्ड हुआ है कितना, बैलेंस शीट बनाना होता तो बता देता इतना। और ये बच जाएगा आउटस्टैंडिंग, ये एसेट 40 कितना होगा बेटा, माइनस करके 55, 35 आउटस्टैंडिंग, ये एसेट में आएगा। नहीं चाहिए आपको इस समय। यस, ऑल इनकम डन। नाउ एक्सपेंसेस की बारी। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ओके। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स तो एसेट है बेटा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज, टेलीफोन। नेक्स्ट, बुक परचेज एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये नहीं आएगा, लास्ट ईयर का है ये जो आउटस्टैंडिंग था 14,000, वो पेड। रेंट पीएल पे आएगा, सैलरी पीएल पे आएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग था, सैलरी। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? बुक पे 10% पर एनम इंक्लूडिंग एडिशन। 1 अप्रैल को खरीदा था, तो देखो तो बेटा, बुक साल के शुरुआत में 8 लाख था और कितना का किताब आपने खरीदा 120, तो 120 और बुक पे डेप्रिसिएशन मारेंगे 10%, तो बुक पे डेप्रिसिएशन 92,000। और किस पे डेप्रिसिएशन? इस बार इंस्टीट्यूट लगता है ना जनवरी वाले पे एकदम मेहरबान ही होने वाला है, ऐसा पेपर तो सोचा भी नहीं जा सकता है। फिर भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फर्नीचर 10%, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 3 लाख पे 10%, फर्नीचर 1 लाख पे 10%। परचेज हुआ है क्या देख लो, नहीं हुआ है, तो 3 लाख पे 10% 30, और ये सरप्लस आ गया और ये सम खत्म। इसके साथ इन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया और एक पार्टनरशिप का, अमित, ललित, सुमित, जेंडर रिजर्व, ट्रेड पेबल, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, लेस प्रोविजन। और सुमित डाइट, सुमित का डेथ हो गया 1 अप्रैल 24 को, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, डेथ दोनों आ गया। द फॉलोइंग वेर पुट, एसेट्स रीवैल्यूड, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री। तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन का एंट्री तो आपको पता ही है, मशीन, फर्नीचर। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। गुडविल 18,000, एडजस्टमेंट कर देंगे, 6,000 पेड टू एग्जीक्यूटर। आफ्टर डेट अमित एंड ललित शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, न्यू पीएसआर इक्वली,
एंड ओल्ड PSR कुछ नहीं बताएगा, ओल्ड PSR तो भी ओल्ड PSR भी इक्वली गारंटीज फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर आफ्टर डेथ। गुडविल का जर्नल एंट्रीज, तो बेटा गुडविल के बारे में तो आपको पता ही है, चेंज इन PSR हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सुमित। तो सुमित को गुडविल 18,000 का 1/3 मिलेगा, 18,000 का 1/3 6,000, और अमित और ललित गेन करेगा इक्वली। तो ये एंट्री का आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीन 30,000 था, 35,100, तो मशीन का वैल्यू बढ़ गया, फर्नीचर का वैल्यू कम गया, और इन्वेंट्री भी कम गया। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन दे दिया, मशीन बढ़ गया, फर्नीचर कम गया, ये और PSR तीनों में बांट लेंगे। बाई बैलेंस BD, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, गुडविल तो हो ही गया, एग्जीक्यूटर को 6,000 कैश दे दिए, और एग्जीक्यूटर बैलेंस, और बैलेंस शीट तो एकदम सिंपल है बेटा, अमित और ललित का ही कैपिटल आएगा, एग्जीक्यूटर, ट्रेड पेबल, मशीन, फर्नीचर, कैश 6,000 कम जाएगा, और बाकी इन्वेंट्रीज का वैल्यू, और सिंपल, वेरी सिंपल। इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो भी बता दिया। नेक्स्ट बेटा, अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 5A। यस, 5 नंबर क्वेश्चन एकोमोडेशन पे, म्यूचुअल एकोमोडेशन पे क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, बट म्यूचुअल एकोमोडेशन तो बेटा 10-12 मार्क्स का आता है। एक छोटा सा पार्ट इन्होंने डाला है, ध्यान से देखना। और म्यूचुअल एकोमोडेशन का जब सम होगा ना, तो जो सेकंड बिल ड्रॉ होता है उसमें जो डिस्काउंट बांटना होता है ना, उसमें फर्स्ट बिल को भी कंसीडर करके बांटना होता है। बस एक बात ध्यान रखना, म्यूचुअल एकोमोडेशन में जब सेकंड बिल का पैसा बांटते हैं उसमें डिस्काउंट भी शेयर करना होता है ना, तो फर्स्ट बिल प्लस सेकंड बिल से जो मिला दोनों को ध्यान रखना, बस एक ही मंत्र है और कहीं ट्विस्ट नहीं है। अली ड्रॉस अ बिल 45,000 ऑन अकबर 15 अप्रैल को 3 मंथ्स का, which is returned by Akbar to Ali after acceptance. Ali get it discounted 44,100, remit 1/3. On due date, Ali fails to remit amount due. Due date 15 अप्रैल से 3 months प्लस करेंगे due, but accepted second bill 52,500 for 3 months, which Akbar discounted and remits 8,475. सेकेंड बिल में ट्विस्ट होता है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अली, अली ने ड्रॉ किया अली। तो पहला एंट्री तो बड़ा सिंपल है बेटा, बिल्स रिसीवेबल टू अकबर 45,000, फिर इन्होंने डिस्काउंट कर लिया 44,100 पे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल टू BR, ये भी सिंपल है, एंड रेमिट 1/3, तो 45,000 का 1/3, 45,000 का 1/3 15,000, तो अकबर अकाउंट डेबिट 15, और बैंक से जो मिला उसका भी 1/3 चला जाएगा, 44,100 का 1/3, और डिस्काउंट जो 900 है वो भी बियर करेगा। तो अकबर टू बैंक टू डिस्काउंट, आई होप सबने किया भी होगा। एंड मैच्योरिटी डेट कब होगा बेटा? अप्रैल 15 से 3 महीना, मई 15, जून 15, जुलाई 15, 3 डेज ग्रेस। मैच्योरिटी डेट पे नहीं हो पा रहा है तो एक बिल एक्सेप्ट कर लिया अली ने, अकबर टू BP, और बस एक पॉइंट और ख़त्म। और उसके बाद उसने पैसा भी दे दिया अली ने 8,475, बैंक अकाउंट डेबिट 8,475। ये डिस्काउंट ट्रिकी है, डिस्काउंट जिस रेशो में पैसा बांटते हैं उसी रेशो में डिस्काउंट बांटेंगे। अभी मैं इसको नोट से समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा। फर्स्ट बिल 45,000 का था, अली भाई के पास 30,000, अकबर भाई के पास 15,000। सेकेंड बिल 52,500 का था, जो डिस्काउंट करके 51,300 मिला अकबर को,
उससे उसने फर्स्ट बिल का पेमेंट भी करते, आप पढ़े होंगे, आज तो बस पेन पॉइंट समझा देता हूं। तो फर्स्ट बिल का पेमेंट कर लिया, बट 1200 रुपीज डिस्काउंट, सेकेंड बिल का डिस्काउंटिंग चार्ज है 1200, क्योंकि 52,500 का बिल है, 51,300, 1200। तो इसमें अली भाई कितना बियर करेगा? तो देखो, सेकेंड बिल 51,300 पैसा मिला, तो डिस्काउंटिंग चार्ज 1200। सेकेंड बिल 51,300 हाथ में पैसा आया, तो उसका डिस्काउंटिंग चार्ज 1200। तो यहाँ पे अली भाई को कितना मिला? बताए थे ना, फर्स्ट बिल का पैसा वो दिया नहीं, प्लस 8475 इसी रेशियो में। तो ये देखिए बेटा, 38475 डिवाइडेड बाई 51,300 इंटू 1200, तो ये वाला जरूर से ध्यान पे रखना है आपको। सेकेंड बिल का डिस्काउंट करते समय ये मत सोचिएगा कि अली भाई को 8475 मिला है, अली भाई ने पहला बिल का पैसा रखा, वो भी मान लिया जाएगा सेकेंड बिल से उसको मिल गया, तो अली भाई को सेकेंड बिल से 38475। आप जरूर से ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, बहुत हिट लिस्ट है। और 1200 कर देंगे तो 900 का डिस्काउंट, पूरा सम में एक ही जगह 900 में ट्विस्ट था। जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। अगर 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 आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास बस पास कर लीजिए अभी। बस सेकंड बिल का पैसा जब डिस्काउंट बांटेंगे तो बैंक से डिस्काउंट करके 51,300 मिला, उसमें अली भाई को कितना मिला? 8475 नहीं, 30,000 प्लस करके टन से बांट लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये बेटा ट्रेडिंग एनपीएल, ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए देखते हैं। वरुण डज नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, ये सिंगल एंट्री, हाउएवर मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बैंक, ऑल्सो गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है, 1124 31 12 24। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग पीएल बनाना है भाई, तो ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स एसेट्स डेप्रिसिएशन के काम पे आएगा। डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 2500 का एसेट्स 1750 में बेचा, लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसेस पेड पीएल पे आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स भी है तो डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा। नो कैश ट्रांजैक्शन, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जरूर से रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया था। कॉस्ट पे कभी 25% मतलब 1/4 होगा, तो सेल्स पे 1/5 लिखते हैं अपन, ध्यान पे रखना। यानी कॉस्ट पे 1/4 प्रॉफिट होगा तो सेल्स पे 1/5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया है तो अच्छा है, सेल्स भी मिल जाएगा। अब धीरे धीरे आराम से करते हैं एक एक पॉइंट, बहुत सिंपल सा सम है। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और एक्सपेंसेस पेड, पीएल में एक्सपेंसेस आ गया। अब अपने चलते हैं सेल देखने के लिए। सेल COGS पेपर सेटर ने कितना दिया? 2,60,000 प्लस गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। 25% कॉस्ट में प्लस करना है तो ये कॉस्ट ही है 25% ऑफ 2,65,000 और ये सेल्स निकल गया 2,60,000 प्लस कर लेंगे 3,25,000। तो बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार है। परचेज नहीं दिया था, परचेज बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट तैयार है, एक्सपेंसेस तैयार है। अब फिक्स एसेट्स और इसका डेप्रिसिएशन तो देखेंगे। फिक्स एसेट्स था आपका 7,500 का था सर, और आपने क्लोजिंग भी दिया है और परचेज भी किया है।
परचेज कर लिया 5000, तो 7500 प्लस परचेज किया 5000, 12500, और आपने बेच भी दिया 1750 पे। बुक वैल्यू 2500 है बेटा, 2500 का 1750, तो 750 लॉस भी आ गया। और क्लोजिंग की फिगर है डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर, डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर, तो लॉस ऑन सेल और ये दोनों के दोनों आइटम लॉस ऑन सेल, तो डायरेक्टली पता ही चल जा रहा है 2500 का माल 1750 में बेच दिया, तो ये लॉस आ गया। और डेप्रिसिएशन एसेट्स के अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन सेट किया। अब 5B पे बेटा अपने को मिलने जा रहा है शेयर्स, बोनस शेयर्स का सम है। आइए देखते हैं, ये तो ऑलवेज एवरग्रीन है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ऑथराइज कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर को देखना है मना, इक्विटी शेयर्स 36,000, प्रेफरेंस शेयर नहीं देखना है, 4,05,000 स्टडी मेट का क्वेश्चन है बेटा। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, PL। On 1st April, company made final call 4,05,000, call money received. Thereafter, company decided to capital reserve bonus share, 1 share for every 4 shares held. Company decided to capitalize bonus realized in cash, capital reserve use करेंगे। Pass entries, prepare extract of balance sheet। बेटा सबसे पहले फाइनल कॉल का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। मैं पूरा मानता हूं कि पूरा इंडिया इसको पढ़ा होगा। एंड बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स देना है, बोनस शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स पे होता है। नाउ दिस हैज बिकम फुल्ली पेड, 1/4 1 शेयर फॉर एवरी 4,05,000 शेयर्स पे डिवाइडेड बाई 4, 101,250 इंटू 10, 101,250 इंटू 10, ये बोनस शेयर आएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर। और बोनस शेयर के लिए सोर्सेज ऑफ रिजर्व बताया गया था। सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूज करना, नहीं है तो SP रियलाइज्ड इन कैश, फिर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश, फिर जनरल रिजर्व, लास्ट में PL। तो बोनस शेयर का एंट्री होता है फ्री रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डन। बोनस इशू करने के बाद बेटा एक ना खेला हो जाता है, बोनस इशू करने के बाद आपके ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो जाता है इशूड। 101,250 बोनस शेयर इशू किया और 101,250 बोनस शेयर इशू किया, इनको प्लस करेंगे 4,05,000, तो 506,250 हो गया। ये की पॉइंट है, जरूर से देखना। बोनस इशू करने के बाद इशूड कैपिटल ऑथराइज से बढ़ गया, तो ऑथराइज कैपिटल भी हम लोग 506,250 कर देंगे। तो देखिए 506,250 कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, इशूड तो ठीक ही है। और आपको शेयर चैप्टर में मैंने रिवीजन में बताया था कि कभी भी शेयर इशू होगा बोनस शेयर्स या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो नोट्स में डाल देना आउट ऑफ एवोव दिस मच शेयर्स इशूड बाय बोनस। आपके सारे रिजर्व्स खत्म हो गए, आपके जनरल रिजर्व खत्म, कैपिटल रिजर्व खत्म, SP खत्म, PL 9 लाख से बोनस इशू कर दिया आपने, बोनस इशू कर दिया 180 खत्म, तो बाकी के PL में बच गए। ये नोट्स जरूर से लिखिएगा। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज, क्या पता इसके लिए 1 नंबर मिल जाएगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6A, शेयर्स का विथ इंटरेस्ट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट। मैं रिवाइज करा देता हूं, कॉल्स इन एरियर पे कंपनी चार्जेस 10% पर एनम इंटरेस्ट। ट्रू फॉल्स के लिए भी कॉल्स इन एडवांस पे दिल खोल के 12%, एरियर पे लेते हैं 10% और एडवांस पे देते हैं 12%। दुनिया में यही एक उल्टा सिस्टम है, बाकी लोग तो लेते कम, लेते हैं
ज़्यादा देते हैं कम, बट एरियर पे लेते हैं 10%, एडवांस पे देते हैं 12%। 6A 15 marks. X Limited issued 2 lakh shares of 10 each, premium of 10%, to application, premium 10% मतलब 11, to application, 4 allotment including premium यानी 3+1 and 2 first call, balance on final call। तो फाइनल कॉल पे कितना होगा बेटा? एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, 6 हो गया, फर्स्ट कॉल पे 2, 6 + 2 8 हो गया, फाइनल कॉल पे 3 आ जाएगा। ऑल शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब, सारा शेयर सब्सक्राइब। पी होल्डिंग 20,000 पेड फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में एडवांस मिल गया फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल मेड आफ्टर 4 मंथ्स, याद रखना फाइनल कॉल 4 मंथ्स बाद हुआ। एडवांस पे इंटरेस्ट देंगे तो पूरे 4 महीने का ताकत 12% पर एनम from the first call was made, except a holder except a fully paid call paid, except a holder 2,000 and one holder 1,000, ये लोगों ने पैसा नहीं दिया। 2,000 and one holder 3,000 नहीं दिया। दे पेड देयर ड्यू, कुछ एक 3 मंथ्स के बाद, एक 4 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू पी, ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू पी। भैया कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना ही है, डेट वेट बताएगा, तो ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी देना ही है। कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एडवांस, गिव एंट्रीज वर्किंग फॉर इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले एप्लीकेशन में नो प्रॉब्लम, बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू कैपिटल, और नरेशन एकदम सिंपल। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट 2, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन डैश 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 लिखने का जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट में भी नो प्रॉब्लम, 4 है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक टू अलॉटमेंट, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट कॉल पे भी नो प्रॉब्लम। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज था एंड 20,000 फुल अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो एडवांस की एंट्री बाद में भी कर सकते, एक साथ भी कर सकते। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, और फर्स्ट कॉल का तो पैसा मिला ही, बैंक टू फर्स्ट कॉल, और एडवांस भी दे दिया, तो बैंक टू एडवांस अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते। 20,000 पे 3। अब याद रखना बेटा, जिस दिन एडजस्ट करोगे ना इस पे इंटरेस्ट दोगे 12%। यस सर, यस डन। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 4 मंथ्स के बाद, तो फाइनल कॉल का 3 रुपया है, 3 रुपया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल तो बेटा 6 लाख हो गया, जिसने कॉल्स इन एडवांस दिया था उसका पैसा एडजस्ट कर दिए, और कॉल्स इन एरियर शायद कितने शेयर्स पे थे? 3,000 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है। एक्सेप्ट 2,000, 1,000, 3,000 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर। अब इंटरेस्ट का बारी आएगा, तो ये भी हो गया। इंटरेस्ट देंगे तो ये दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक कितना पे? 60,000 पे 12%, 4/12, 60,000 पे 12% इंटू 4/12, 2,400। और कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट लेना है, एक बंदा 3 महीना बाद, 1 महीना, एक बंदा 4 महीना बाद, ऐसा कुछ बोला है, दिया है, तो 2,000 पे ये भी एंट्री एक साथ कर सकते हैं। 2,000 पे 3 इंटू 10%, 3 मंथ्स बाद, पहला बंदा कितना मंथ बाद? 3 मंथ्स। सो देखो बेटा 6,000 इंटू 10% बाई 12 इंटू 3, 150 पैसा भी दे दिया कॉल सीनियर का इंटरेस्ट के साथ। तो आप इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री दिखा सकते हो, शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनियर, और पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर टू
शेयर होल्डर, या दोनों को एक साथ दिखा देता हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट 6150 टू एरियर का पैसा टू इंटरेस्ट का पैसा, एक साथ भी डाल सकते हो। और 1000 पे वो 4 महीना बाद देगा, तो 1000 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10%, 1000 शेयर्स पे 3 रुपया करके इंटू 10% इंटू 4/12, 3000 पे 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 1000 इंटू 3 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, 100। तो बेटा शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर बैंक टू दिस, तो एक साथ भी लगा सकते हो। बैंक 3100 टू कॉल इन एरियर 3000 टू इंटरेस्ट 100। इंस्टीट्यूट ने एक एंट्री नहीं डाला, PL टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, वो भी लगा देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, और मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन एरियर टू PL, और इसके सारे वर्किंग नोट्स भी दिए एकदम बिंदास। नेक्स्ट बेटा, एक BRS का सम डाल दिया इन्होंने, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, पासबुक, तो ध्यान रखना प्लस माइनस करेंगे तो पासबुक, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड होने से पासबुक कम जाता है, कैश बुक में एंट्री नहीं है तो प्लस कर देना। चेक रिसीव रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक में 2 बार लिख दिया, बैंक पे 1 बार ही हुआ तो इसको भी क्या कर देना प्लस। बैंक चार्जेज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक में बैंक चार्जेज 2 बार माइनस कर दिए, पासबुक में 1 बार तो और 1 बार माइनस कर देना। 3750 प्लस 75,000 प्लस 15 माइनस प्लस प्लस माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक पे माइनस हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है तो प्लस कर दीजिए। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक कम गया, बैंक पे नहीं है तो माइनस कर दीजिए, प्लस 450 और माइनस 3750। नेक्स्ट, चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक में प्लस कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा सम दिया है। और नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट बैंक नो इन बैंक नो एंट्री पास इन कैश बुक, बैंक पे डिपॉजिट हो गया, कैश बुक में नहीं है तो माइनस कर दीजिए 37,50,000। एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम यानी कैश बुक में पेमेंट कम, कैश बुक में पेमेंट लेस, बैलेंस मोर, तो कैश बुक में बैलेंस मोर तो पासबुक में भी कर दीजिए प्लस, और ये सम हो गया आपका। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा ऑब्जेक्टिव है कि एक स्टैंडर्ड जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो करेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव है हार्मोनाइज करना डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। एडवांटेज है बेटा यूनिफॉर्मिटी लाना, कंपेरेबिलिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड अदर एडवांटेज रिडक्शन इन वेरिएशन, डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट लॉ रिक्वायर्ड बाय लॉ, फैसिलिटेशन कंपैरिजन। तो ऑब्जेक्टिव यही है बेटा, एकदम डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्स प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना, और रिलायबिलिटी, लोगों का भरोसा बढ़ाना, डिस्क्लोजर बढ़ाना। तो बेटा यही था आपका MTP। बहुत धमाकेदार तो MTP नहीं बनाया है, इसके भरोसे आप लोग एग्जाम में नहीं जाइएगा, ये पेपर आया तो पूरा इंडिया ही पास हो जाएगा। इंस्टीट्यूट इतना लाइट क्वेश्चंस भी नहीं रखेगा, लेकिन श्योर हूं इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मेरे को GST वाला क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और इसमें शेयर्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, बोनस शेयर्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये सब क्वेश्चंस आप जरूर से पढ़ा, डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां से उठा सकते हैं, लेकिन ट्रू फॉल्स के स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन अच्छी से देखना। लास्ट RTP भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप भी देखना,
कोई डाउट होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है CA रमेश कुमार गुप्ता प्रेरणा ट्यूटोरियल्स। जस्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डाउट्स लिखिए और मैं इमीडिएटली आपके डाउट रिजॉल्व करूंगा। और सारे अपडेट्स RTP, MTP, पास पेपर्स सब कुछ टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कोई डाउट है तो जरूर से लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।